नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पूरी दुनिया पर एक बार फिर से जंग की आफत मंडरा रही है। एक बार फिर से पेट्रोल, डीजल, गैस पर खतरा मंडरा रहा है। एक बार फिर से होर्मुज के बंद होने की खबर आ रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दे दी है कि अगर ईरान नहीं सुधरा तो ईरान का भूगोल बदल देंगे। अब सवाल यह है कि क्या वाकई अमेरिका ईरान का भूगोल बदलना चाहता है? एक तरफ पेंटागन का रक्षा भंडार खाली हो गया, हथियार भंडार खाली है। इजराइल एकला चलोरे की राह पर चल रहा है। वर्ल्ड लीडर्स अमेरिका के साथ नहीं है और हमला करने के लिए मजबूत इरादा चाहिए, जो इतने लंबे जंग के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति के अंदर तो नहीं दिख रहा। और अगर फिर भी किसी तरह इरादा बना भी लिया तो भूगोल बदलने के लिए ईरान को नक्शे से या तो मिटाना होगा या ईरान के टुकड़े करने होंगे। तो क्या यह अमेरिका कर पाएगा? और अगर अमेरिका ने कोई ऐसा ऑपरेशन किया तो आईआरजीसी का पलटवार क्या होगा? क्योंकि ईरान कई बार कह चुका है कि वेलकम टू द हेल, नर्क में आपका स्वागत है। और डोनाल्ड ट्रंप को याद होगा कि इस जंग में अब तक अमेरिका के 55 प्लेन जमींदोज हो गए, जहाज मार गिराए गए। ट्रंप की पॉलिसी है धमकाओ, डराओ, प्रेशर में डालो और बात मनवाओ। लेकिन ईरान में यह पॉलिसी फ्लॉप रही है। तो क्या अमेरिका कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया को भी नहीं है? क्योंकि जंग के बीच खबर यह भी आई थी कि ईरान के अड़ियल रवैये की वजह से डोनाल्ड ट्रंप बहुत नाराज थे और न्यूक्लियर वेपन तक के इस्तेमाल को लेकर विकल्प देख रहे थे। तो क्या कुछ ऐसा होने वाला है जिसे पूरी दुनिया संकट में फिर से आ जाएगी? क्योंकि होर्मुज खुलते ही हम सभी ने राहत की सांस ली थी। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते में बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन वो समझौता महज 96 घंटे के अंदर ही दम तोड़ता नजर आया। ईरान और अमेरिका में फिर से कतर मचा हुआ है। होर्मुज फिर से आग का दरिया बन गया, जहाज जल रहे हैं। मिसाइल और ड्रोन की कारण बारूदी गंध पूरे मिडिल ईस्ट में फैल रही है और पूरी दुनिया इस डर से आशंकित है कि कहीं होर्मुज फिर से बंद तो नहीं हो जाएगा, जहाजों की आवाजाही तो नहीं रुक जाएगी। क्योंकि लगभग 4 महीनों के बाद पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली थी। होर्मुज खुलने के बाद दुनिया के कई देशों में इंक्लूडिंग इंडिया पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। तो क्या एक बार फिर से यह खतरा बढ़ रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बयान दिया और इस बयान के बाद खलबली मच गई। ट्रंप ने कहा अगर ईरान नहीं मानेगा, हमला करता रहेगा तो ईरान का भूगोल बदल देंगे। ट्रंप ने क्या कहा है उसका लबोलुबाब देखिए आप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी। ट्रंप ने कहा लगता है ईरान कभी नहीं सुधरेगा। ट्रंप ने कहा हम और संयम नहीं बरत सकते। पेशेंस जवाब दे रहा है। संभवतः हमें सैन्य अभियान को पूरा करना पड़ेगा। ईरान नहीं माना तो ईरान का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। ईरान नहीं सुधरा तो उसका भूगोल बदल दिया जाएगा। ट्रंप धमकी दे रहे भूगोल बदल देंगे, लेकिन बहुत से लोग इस बयान को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रंप नया क्या कर सकते हैं? बार बार धमकी देते हैं और उसके बाद यू टर्न करते हैं। इसमें नया क्या है? ट्रंप को भी पता है कि ईरान अपने रास्ते पर ही चलेगा। ईरान अडिग है और अड़ा हुआ है। ईरान भी जानता है कि ट्रंप के नेचर में है कि वो बार बार धमकाते हैं। लेकिन मैं इस डर से आशंकित हूं कि अगर को अमेरिका ने कल को कोई बहुत बड़ा कदम उठा लिया तो उसके बाद क्या होगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पास माइट नहीं है, उसके पास ऐसे हथियार नहीं है। अमेरिका के पास माइट भी है, अमेरिका के पास वैसे हथियार भी है। लेकिन ट्रंप अभी तक सिर्फ धमकी देते नजर आए हैं, इसलिए लोग इस बयान को भी, इस धमकी को भी बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे। 21 मार्च को कहा कि ईरानी ऊर्जा ढांचे को नेस्तनाबूद कर देंगे। फिर कहा सकारात्मक बातचीत जारी है, हमले नहीं होंगे। 7 अप्रैल को कहा कि आज रात ईरान की सभ्यता खत्म कर देंगे। पाकिस्तान चीन के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। फिर कहा कि ईरान को आज रात धरती से मिटा देंगे 11 जून को। फिर कहा डील करीब है, हवाई हमलों को हमने रद्द कर दिया है। 28 जून को कहा कि ईरान नहीं माना तो हम भूगोल बदल देंगे।
फिर पलटी मार गए ट्रंप। और एक तो वीकेंड पर ये बयान आते हैं, ऐसा लगता है कभी कि भाई शेयर मार्केट से ही कोई लेना देना हो, इसका बाजार से, ट्रेडिंग से कोई लेना देना हो। और ट्रंप को अब तक लग रहा था कि ईरान प्रेशर में आ जाएगा, धमकी से दबाव में आ जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा। ट्रंप धमकाते हैं, ईरान पलटवार करता है। ईरान का कहना है कि आप धमकी देते रहिए, हमला करते रहेंगे हम, जब तक धमकी नहीं रुकेगी तब तक हमले नहीं रुकेंगे। फिर अमेरिका पलटवार करता है, और पिछले 2 दिन में यही हो रहा है। ट्रंप की धमकी और ईरान का जंगी ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान का जवाब आया। धमकी को आईआरजीसी ने सीजफायर का उल्लंघन बताया। ईरान ने कहा आगे की सभी वार्ताओं को रोक देंगे। ईरान ने कहा धमकी जारी रही तो हमले होते रहेंगे। आईआरजीसी ने कहा कि अमेरिकी ठिकानों को नरक बना देंगे मिडिल ईस्ट में। यानी एक और ट्रंप धमका रहे हैं लगातार, एक और आईआरजीसी है वो ये कह रहा है कि हमले नहीं रुकेंगे। तो क्या पूरी दुनिया इस जंग में बुरी तरीके से फंस चुकी है? बात सिर्फ होर्मुज की नहीं है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की भी है। 2 देशों के पागलपन की वजह से क्या पूरी दुनिया एक बार फिर से महंगाई की आग में जलने वाली है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। विंग कमांडर आलोक साय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। मौलाना असलम जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ईरान मामलों के जानकार। और भरत बरई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यूएस से विदेश मामलों के जानकार। थोड़ी देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे। मैं संजीव श्रीवास्तव जी के पास जा रहा हूं पहला सवाल लेकर। क्या मतलब है डोनाल्ड ट्रंप का बयान? क्या उनका इस बयान को कैसे देखें? अभी तक तो कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे, भूगोल बदल देंगे। मैं ये एंटिसिपेट करके चल रहा हूं, वाकई अगर अमेरिका को इतने बड़े हमले के लिए मजबूर होना पड़ा तो फिर क्या होने वाला है? मैं उस तस्वीर को सोचकर भी परेशान हो रहा हूं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच है वो डे 1 से पीस थ्रू स्ट्रेंथ के अप्रोच का पर वो चलते हैं। शक्ति के साथ शांति को लाने की बातें करते हैं। वो निगोशिएशंस और डायलॉग की बातें जरूर करते हैं। ये भी वो कहते रहे कि मैं कोई युद्ध को वेज करने वाला राष्ट्रपति के तौर पर नहीं जाना जाता चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे शांति के एक दूत के तौर पर देखा जाए। तो लेकिन वो जो शांति है वो शक्ति के माध्यम से वो लाना चाहते हैं। और इसी वजह से वो देखिए, आप तो एक तरफ वो इस बात के दावे करते रहे कि वो युद्ध उन्होंने रुकवाए हैं, 8 युद्ध रुकवाए, 9 युद्ध रुकवाए, लेकिन जो एक सबसे बड़ा युद्ध है उन्होंने खुद ही उसको छेड़ दिया। 28 फरवरी को जो सबसे बड़ा हमला उन्होंने किया ईरान के ऊपर, ईरान की टॉप लीडरशिप को ही एलिमिनेट कर दिया। और एक जो अन्य दूसरे राष्ट्रपति सोचा करते थे वो युद्ध उन्होंने स्वयं से आरंभ कर दिया। तो ऐसे में ये बहुत स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में ये सोचना कि वो कहीं झुक जाएंगे और ईरान के दबाव में आ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और मैं तो ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप क्या पूरे अमेरिका का जो इस्टेब्लिशमेंट है, कल को यदि कोई डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार भी आ जाए वो भी ईरान के समक्ष नहीं झुक सकती। और ईरान के जो यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम है, उसकी आतंकवाद को समर्थन देने की जो नीति रहती है और उसका जो इजराइल के प्रति एक नफरत वाली जो सोच रहती है, वो अमेरिका के पूरे इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बड़ी चुनौती रहती है। और अमेरिका के बारे में भी जो ईरानियन इस्लामिक रिजीम का जो अप्रोच रहता है वो भी काफ़ी नकारात्मक है। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान है, ये जो उनका जो प्रेशर टैक्टिक्स है, उनकी पीस थ्रू स्ट्रेंथ के अप्रोच को दर्शाती है और वो आगे भी जारी रहेगा। यदि ईरान अपने बिहेवियर में एग्रेशन दिखाएगा तो उसको उसका जवाब एग्रेशन से ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ईरान यदि एक बुद्धिमत्ता दिखाए, जो अपने कमिटमेंट्स को उसने किए हैं इस एमओयू में, उसको वो करके दिखाता है तो उसके रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे उसको, और वो भी ऑप्शंस हैं। और जैसा कि आप देख रहे थे कि किस तरीके से उसको $300 बिलियन की राशि तक देने की बात है, और उसके साथ साथ उसके ऊपर सैंक्शंस हटाने का और उसके एसेट्स को डीप फ्रीज करने के अनेक जो इनिशिएटिव्स हैं, वो इस तरीके के इनिशिएटिव्स के ऊपर सहमतियां बनी हैं। लेकिन वो सहमतियां कंडीशनल हैं। यदि ईरान अपना रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखेगा, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखेगा, कोऑपरेटिव अप्रोच रखेगा, तो ही उसको बेनिफिट्स मिलेंगे। और यदि वो एग्रेशन दिखाएगा, और जैसा कि उसने अभी एक शिप को डिबो करके किया, तो ऐसे में उसको तो जवाब उसका यथोचित और एक वायलेंट जो एक्शन का
वायलेंट रिएक्शन भी सामने आएगा। और ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयानों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि उसके पास बड़ी ताकत है और वो ईरान की बड़ी क्षति को अभी भी कर सकता है, फर्दर उसे डिग्रेड कर सकता है। लेकिन अब ये ईरान के इस्लामिक रिजीम को डिसाइड करना है कि वो किस तरीके का आगे का behavior- क्या ईरान वाकई में अमेरिका का पेशेंस टेस्ट कर रहा है? आलोक जी, देखिए विवेक जी, नमस्कार। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि फॉल्ट लाइंस इतने डीप हैं वहां पे, ये युद्ध रुक नहीं सकता है। ये युद्ध जब तक कि ईरान में आईआरजीसी और हार्डलाइनर्स की सरकार है, जब तक कि और अमेरिका का तो नेचर आप सब जानते ही हैं, वो काफी उग्रवादी उसकी नीतियां रहती हैं विश्व के हर एक क्षेत्रों में। तो ये फॉल्ट लाइन बहुत ही डीप है। मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि आगे आने वाले दिन बुरे होने वाले हैं। देखिए, अभी अमेरिका का जो एयर डिफेंस लेटेस्ट डिप्लॉयमेंट है वो उसके सहयोगी मिडिल ईस्ट देशों में शुरू हो चुका है। थार्ड और पैट्रियट के जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं, जो एयर डिफेंस रडार्स है, सिर्फ यही नहीं, कई तरह के उन्नत किस्म के एयर डिफेंस इक्विपमेंट की वहां पोजीशनिंग की जा रही है। आप इसके साथ साथ इजराइल के साथ उनका एक $3.8 बिलियन का डील है। और एक अभी लोग बोलते थे ना कि इजराइल से उनके रिश्ते खराब हो गए हैं, इजराइल से रिश्ते अब एक नए स्तर पर जा रहे हैं। कांग्रेस ने एक प्रपोजल दिया है कि पहले तो हम इजराइल को सहायता देते थे, अब इजराइल के साथ इस डिफेंस इक्विपमेंट और डिफेंस जो एयरक्राफ्ट एंड मशीनरीज एंड रडार्स है उसका को प्रोडक्शन करेंगे और वो मिल के विकसित करेंगे ईरान में ही। तो ईरान को और सशक्त किया जा रहा है। तीसरी तरफ आप लेबनान में देखिए, तो लेबनान के साथ और इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव के साथ अमेरिका ने जो एक ट्राइलैटरल जो एक एग्रीमेंट ब्रोकर किया है, जिसके खिलाफ ईरान ने काफी तेज आवाज उठाई है। उसमें क्या है? उसमें यह है कि इजराइल की सेना लेबनान में तब तक रहेगी जब तक कि हिजबुल्लाह वहां पर डिसआर्म नहीं हो जाता। उसमें यह भी बात कही गई है कि एक पायलट जोन बनाया जाएगा। उस पायलट जोन में जब इजराइल देख लेगा कि उस क्षेत्र में स्थितियां पकड़ में आ गई हैं और उनका हिजबुल्लाह का वजूद कम हो गया है, तो उस पायलट जोन में लेबनान की सेना अपना आधिपत्य जमाएगी और धीरे धीरे तब करके जब डिसआर्म करके ऐसे पायलट जोन्स 1 बाय 1 करके इजराइल वहां से हटेगा। लेकिन हटेगा तभी जब तक कि पूरे हिजबुल्लाह वहां से डिसआर्म न हो जाए। तो ये परिस्थितियां बता रही हैं कि आगे आने वाले समय में ईरान के लिए परिस्थितियां थोड़ी खराब होंगी। और ईरान ने जो अभी जो कार्गो शिप्स पर आक्रमण किए हैं, 3 कार्गो शिप पर आक्रमण किया है, तो अगर देखा जाए तो संधि का उल्लंघन पहले ईरान ने किया है, क्योंकि इसमें बहुत साफ स्पष्ट था कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही पर आप उसको फ्रीडम देंगे। तो पहला जो अगर आप देखिए कि पहला जो आक्रमण हुआ है, संधि का उल्लंघन हुआ है, वो सिविलियन कार्गो शिप्स पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटैक से हुआ है। 3 पोतों पर आक्रमण किया गया है, एक पनामा का था, एक और था और एक ब्रिटिश शिप था जिसके ऊपर आक्रमण किया गया। उसके बाद अमेरिका ने फिर आक्रमण किया उसके ईरान के तटीय क्षेत्रों पर। उसके रिटेलिएशन में ईरान ने फिर अटैक किया है अमेरिकी सेंटर पर, बहरीन में और दूसरे और जगहों पे। तो ये फॉल्ट लाइन इतना डीप है कि ये युद्ध आगे होगा, ये सिर्फ कुछ समय के लिए टला है। अभी भी मैं ये मानता नहीं, अगर अमेरिका किसी ऐसे हथियार, देखिए आलोक जी, ये एंटिसिपेटेड है कि जंग जारी रहेगी जिस हिसाब से मामला चल रहा है। मैं अमेरिका की ताकत की बात कर रहा हूं। अमेरिका किसी ऐसे वेपन का इस्तेमाल कर दे जो मास डिवेस्टेटिंग हो, जो बहुत खतरनाक हो, फिर उसके रिपरकशंस क्या होंगे? ये बात क्या ईरान नहीं समझ रहा है? नहीं विवेक जी, मेरा ऐसा मानना है कि उस तरह से वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अमेरिका इस्तेमाल नहीं करेगा। ये ट्रंप की ऐसी धमकी देने की बातें होती हैं, वो बार बार धमकी देते रहते हैं, क्योंकि अगर ये होगा तो फिर तो पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। रूस इतना बुरी तरह मार खा रहा है यूक्रेन से, फिर रूस को कौन रोकेगा न्यूक्लियर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाले हथियार को इस्तेमाल करने से? और सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन तो रूस के पास है। न्यूक्लियर वेपन के अलावा भी देखिए, मदर ऑफ ऑल बम है, फादर ऑफ ऑल बम है, और पता नहीं किस किस तरीके के बम है। जी हाँ। उस तरीके के बम का इस्तेमाल भी तो हो सकता है। और देखिए, आप ये नहीं, अमेरिका के पास फाइटर जेट्स की कोई कमी नहीं है, अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स की कोई कमी नहीं है।
तो भाई आग में घी डालने का मतलब ही क्या है? मौलाना असलम रिजवी साहब, फिर हमारे साथ भारत भाई भी जुड़ गए हैं। भाई साहब बहुत स्वागत है आपका। रिजवी साहब जी नमस्कार। आपको विवेक भाई और आपके पैनल में जो एक्सपर्ट हैं उनको मैं आदाब करता हूं, सलाम करता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये देखें कि समझौते में जो 14 प्रस्ताव पास किए गए, उनमें से एक प्रस्ताव ये था कि ईरान के एतबार से, ईरान जिस तरह से चाहेगा उस तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाज की आवाजाही होगी। और ये जो हमारे भाई ने ये बात कही कि ईरान ने हमला किया और ईरान ने एक तरह से जो शर्त को तोड़ दिया है, ऐसा नहीं है, बल्कि उनको कई बार चेतावनी दी गई, रोका गया, मना किया गया, लेकिन शायद वो किसी मुल्क के इशारे पर ये जो जहाज थे वो ईरान के कानून को तोड़कर जाना चाह रहे थे और ईरान ने गोया इस जहाज पर हमला करके जो जिसके इशारे पे ये जहाज चल रहे थे उनको एक तरह से वार्निंग दी है कि अभी हम कमज़ोर नहीं हैं और तुमने जो है शर्त को तुमने तोड़ा है, सीज फायर को तुमने तोड़ा है। हमारी शर्त ये थी कि हर जहाज जाएगा, हमने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल दिया है, लेकिन जिस तरह से हम चाहेंगे हमारी बात चलेगी और तुमने प्रस्ताव में ये बात मान ली थी। जिनेवा में जो मीटिंग हुई थी विवेक भाई, वहां पर ये बात मान ली गई थी कि 30 दिन तक ईरान अपने हिसाब से काम करेगा। तो फिर इन 3 जहाज़ों को बगैर ईरान के परमिशन से जाने की क्या जरूरत थी? इसे हम हिंदी में कहते हैं आ बैल मुझे मार। नहीं, लेकिन अब जो ईरान कर रहा है उसे फटे में टांग अड़ाना भी कहते हैं। भाई आप जबरदस्ती आप होर्मुज के पीछे पड़े हो यार, आप छोड़ दो ना होर्मुज। आपकी जब डील हो गई है, अमेरिका ने कह दिया आपको अरबों डॉलर देगा, आपके फ्रीज हुए फंड को रिलीज करेगा। अब जहाज निकल रहा है कोई कमर्शियल, आपने उस पर ड्रोन मार दिया, मिसाइल मार दिया। आप प्रस्ताव में चेक कीजिए वो 30 दिन की जो बात है या नहीं, आप ठीक है, मैं इसे बराई साहब से जवाब लेता हूं। बराई साहब, क्या वाकई में ऐसा कुछ है क्या? नहीं, उसमें क्या था, 60 दिन तक ईरान ने बोला था वो तोल नहीं लेगा और सब जहाज को जाने देगा और 60 दिन में उसका मसौदा करेगा कि आगे ओमान और ईरान के बीच क्या करेगा। और उसमें वो भी लिखा था कि इन कंसल्टेशन विद द गल्फ कंट्रीज। तो वो जो गल्फ के है, सऊदी अरेबिया, कतार, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट, कुवैत, उन सब ने तो बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, वो बिल्कुल फ्री पैसेज ही होना चाहिए। तो 60 दिन के बाद क्या होगा वो तो अभी तय नहीं हुआ था। हाँ। लेकिन 60 दिन तक तो वो जहाज को देने जाता। वो तो सिंगापुर का जहाज था पहले, मालवाहक जहाज सिविलियन था। अब उसको क्यों उसके ऊपर मिसाइल डालते हैं? दूसरा जहाज पनामा का था, ऑयल टैंकर था। अब आपको दुनिया के साथ रहना है, दुनिया के देशों के साथ रहना है और तुम उसके सिविलियन जहाजों ऊपर इतना अटैक करे, अपना कोई दोस्त तो है नहीं ऐसे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही रजी साहब। ईरान को भी तो इसी दुनिया के साथ रहना है, या ईरान मंगल पे कोई जगह देख रहा अपने लिए? हाँ, बिल्कुल सही बात कही। 47 ईयर तक ईरान दुनिया से कटा हुआ था और पूरी दुनिया ईरान के खिलाफ थी, अमेरिका के प्रेशर में, अमेरिका के दबाव में, और ईरान जो है अपनी जिंदगी जी रहा था। ईरान ने आप क्या बात कर रहे हैं? भारत ने चाबहार पोर्ट बना कर दिया वहां पर, भारत ने ईरान से रुपए में कारोबार किया, भारत ने ईरान से बहुत ज्यादा तेल खरीदा। मेरी मुराद दुनिया से वो है जो सुपर ताकतें हैं जो ईरान के खिलाफ हैं। भारत तो हमेशा हिंदुस्तान का दोस्त रहा है। मैं आपके चैनल पे 10-20 बार तो कह चुका हूँ, आपके ही प्रोग्राम में कह चुका हूँ। लेकिन जब कोई बात कही जाती है किसी संदर्भ में, तो जहाँ पर ज्यादातर लोग मुखालिफ होते हैं उसको मैं, यानी दुनिया की जो अक्सरियत थी, ज्यादातर लोग ईरान के मुखालिफ थे। देखिए, ईरान के पास सिवाय स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अब कोई चीज बची नहीं है उसके जरिए, वरना ईरान का तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एकदम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान का कोई जागीर थोड़ी है सर। बाकी के मिडिल ईस्ट कंट्री क्या करेंगे? वो उस रास्ते से गुजरना बंद कर दें, वो क्षेत्र का हवाई रास्ता इस्तेमाल करना बंद कर दें। बताइए क्या ये पॉसिबल है?
उन देशों के लोगों का क्या क्या उनके पेट का कोई सवाल नहीं है? क्या उनके रोजी रोटी का सवाल नहीं है? गल्फ के बाकी कंट्रीज कहां जाएंगे? क्या अपना बोरिया बिस्तर पैक करके पूरा इलाका ईरान के लिए खाली छोड़ दें? कमाल की बात हो रही है। मतलब ईरान को भी थोड़ा समझना चाहिए। अब हो गया, अब अपने 110 दिन में अपने आप को साबित कर दिया। मैं तो ये बात रोज कहता रहा हूं। देखिए, अब्बास अरागची की आपने अगर कल वो मीटिंग के बाद आपने उनका इंटरव्यू सुना होगा, तो उन्होंने यही बात कही है कि इस मसले को हम लोग आराम से हल कर सकते हैं, इसमें दादागिरी किसी को नहीं करना चाहिए। ये ईरान कल भी कह रहा है और इसने अब्बास अरागची के जरिए से आज बिल्कुल सही बात है। आपकी बात से मैं सहमत हूं, दादागिरी नहीं करनी चाहिए। तो भाई सिंगापुर के कार्गो शिप को मारने का मतलब क्या था? तो उसको पूछ के जाना चाहिए था ना, जब ईरान उसको रोक क्यों पूछ के जाएंगे भाई साहब गजवाल? क्यों पूछ के जाएंगे जब बरई साहब कह रहे हैं कि उसमें समझौते में था ही नहीं? बरई साहब कुछ कह रहे हैं। बरई साहब देखो, ईरान का टेरिटोरियल वाटर कोई भी देश का 12 मील तक चलता है। ये 12 जो नॉटिकल सिंगापुर माइल का जहाज था ओमानी वाटर में चल रहा था, क्योंकि हॉर्मुज की विड्थ है 21 माइल, तो आपका 12 माइल तक चलता है। आपका जो लॉ है, तुमको जो भी कुछ करना है 12 मील तक चलता है। तो ये तो ओमान के पानी से जा रहा था, उसके पर क्यों आपने अटैक किया? आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आलोक शाह जी। मैं भी बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं कि ट्रीटी के जो उसमें प्रोविजंस है उसमें बड़ा साफ लिखा हुआ है कि 60 दिनों तक निर्बाध रूप से ऑयल टैंकर्स को यहां से जाने दिया जाएगा। हाँ, उसमें जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि वो कहीं सही है कि वो ईरान के अथॉरिटीज को बता के जाएगा। तो मान लीजिए उसने बता के वो नहीं गया, वो तो आपके समुद्री एरिया से नहीं जा रहा था। भरत भाई ने बिल्कुल साफ कहा है, वो ओमानी एरिया से सी से उसको अमेरिकन शिप्स एस्कॉर्ट करके निकाल रहे थे। तो आप दूसरे के क्षेत्र में जाकर के आपने उसके ऊपर अटैक क्यों किया? आपके क्षेत्र से तो वो नहीं जा रहा था। और 60 दिन तक जब ये एग्रीमेंट हुआ है कि पीसफुल तरीके से आप जाने देंगे सभी जहाजों को, और 60 दिन के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या सिस्टम वहां लागू किया जाए, वो 60 दिन के बाद होगा। तो 60 दिन के पहले शुरुआती दिनों में ही किसी भी दूसरे तेल के जहाज पर विश्व के, और वो भी जो आपके समुद्री क्षेत्र में नहीं है, दूसरे समुद्री क्षेत्र से बचा रहा है, उस पर अटैक करना, ये तो युद्ध की शुरुआत है। जी रिजवी साहब, उसके बाद मैं संजीव जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम कि एग्जैक्ट जो अटैक ईरान ने किया है वो ओमान के समुंदर में किया है या हॉर्मुज में किया है। ये तो जो है इसको आप तहकीक करें, इसको देखें कि कहाँ पे किया है। मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर जहाँ पर ईरान का एरिया नहीं है, ईरान ने वहाँ पर हमला किया होगा। ऐसी कोई बेवकूफ़ी वाली बात काम ईरान नहीं कर सकता है। इसे चेक करना पड़ेगा विवेक भाई, एग्जैक्ट वो जो शिप था वो कहाँ पर था, वो ईरान के इलाके में था या ईरान के बाहरी एरिया में, जैसा कि हमारे भाई लोग कह रहे हैं। ये हम यहाँ पर इस तरह से नहीं कह सकते हैं। इसके ऊपर बहरहाल आपको रिसर्च करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि ईरान इतना गलत काम करेगा। वो जो खुद जख्मी है, जिसे अपने जख्म के ऊपर मरहम रखने की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, लेकिन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स रिजवी साहब यही बता रही हैं कि ओमानी वाटर में सिंगापुर के जहाज को निशाना बनाया गया, जिस रूट को आईएमओ ने यमन के साथ मिलकर खोला था, उस ओमान के साथ मिलकर खोला था, माफ कीजिएगा, उस रूट पर जाकर निशाना बनाया गया, क्योंकि वहां से जहाजों को रेस्क्यू किया जा रहा था। जो रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं उसके मुताबिक बात मैं आपको बता रहा हूं। संजीव जी। देखिए, मैं इस बात को भी देख रहा था कि जब ये ईरान का एक्शन हुआ उसके बाद कई ऐसे जो ट्वीट्स आए, जो कई ऐसे बयान ईरान की तरफ से आए, जिसमें कि ये दिखता है, साफ साफ दिखता है कि वो ये कह रहे हैं कि आप हमारी टेरिटरी पर नहीं आ सकते, हमारी तो क्या पूरा हॉर्मुज ईरानी टेरिटरी माना जाएगा क्या? हाँ, बिना पूछे मुझसे ऑपरेट नहीं कर सकते। और जबकि अभी एमओयू में इसके ऊपर निगोशिएशंस है और डायलॉग की प्रक्रिया चल रही है, और ईरान के अंदर इस बात का गुमान है कि ये जो टेरिटरी है वो हमारी हो चुकी है, हम इसको जैसे चाहेंगे वैसे इस्तेमाल करेंगे, और किसी ने यहाँ पर कोई अगर गुजरने की या इसके आसपास भी अगर गुजरने की कोशिश की तो हम उसको डुबा देंगे। ये जो अहंकार, ये जो अभिमान, ये कहीं ऐसा नहीं दिखाई देता जैसा कि रिजवी साहब कह रहे हैं कि उसके पास उतना ही बचा हुआ है। उसको तो ऐसा लग रहा है कि वो कोई बड़ी सुपर पावर बन करके उभर गया है और वो जो चाहेगा वो करेगा, जो कि होने वाला नहीं है। और जाहिर है कि उसको बड़ी क्षति उठानी पड़ी है, सच्चाई है,
लेकिन ईरान की इस्लामिक रिजीम किसी और मुगालते में है। ऐसा लगता है कि उसको इस बात का गुमान है कि इस युद्ध के बाद वो कहीं ज़्यादा ताकतवर बन करके उभरे हैं, जो कि बिल्कुल ऐसा सोचना बिल्कुल गलत होगा। और इस तरीके का अगर अप्रोच और इस तरीके का बिहेवियर ईरान की इस्लामिक रिजीम दिखाएगी तो जाहिर है कि उसको यथोचित रिस्पॉन्स मिलेगा और ये जो पूरी डील है वो खतरे में पड़ सकती है और एक बड़ा युद्ध, इससे भी बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। जैसा कि आप डोनाल्ड ट्रंप का आपने बयान देखा अमेरिकी राष्ट्रपति का, कि वो फिर से भूगोल को बदलने की बातें कर रहे हैं, उसी तरीके से जैसे सिविलाइजेशन को समाप्त करने का, या 28 फरवरी को जो उन्होंने हमला कर ही दिया, कहना ही नहीं, उन्होंने करके भी दिखाया है बहुत सारी बातें। वो बहुत बड़े बड़े हमले उन्होंने, अगर अमेरिका के पास माइट है, कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दी, 100 फाइटर जेट्स लगा दिए, तो क्या तबाही की जिम्मेदारी ईरान की नहीं होगी? और ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया, क्या ईरान को घमंड हो गया है डील के पेज पे जाने के बाद अपनी ताकत का? हाँ, इस बात को उनको समझना होगा। ये ग्राउंड रियलिटी से अगर वो आउट ऑफ टच हो जाएंगे और किसी गुमान में पहुंच जाएंगे कि हमने बहुत बड़ा कुछ बड़ा हासिल कर लिया है, तो वो बहुत बड़ी भारी गलती होगी। और ये पूरे इस्लामिक रिजीम की आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और मैं यहाँ पर जरूर इराक का जिक्र करना चाहूँगा कि गल्फ वॉर 1 के बाद जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कुवैत से सद्दाम हुसैन की सेनाओं को पराजित किया, तो लेकिन सद्दाम हुसैन की रिजीम बची रह गई थी, लेकिन सद्दाम हुसैन फिर भी नहीं माने और वो लगातार अमेरिका के खिलाफ अपनी पोस्टरिंग करते रहे और हर तरीके की वो बयान इत्यादि भी देना। और उसके साथ साथ जो जॉर्ज H.W. बुश कुवैत की यात्रा पर थे, उनके खिलाफ एक साजिश भी रची गई जब वो पूर्व राष्ट्रपति हो चुके थे। तो उसके बाद उनके जो सुपुत्र जॉर्ज W. बुश जब अमेरिकी राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने फिर वो रिजीम को टॉपल करने के लिए कदम उठाना शुरू किए और उन्होंने अल्टीमेटली उसे कर दिया। तो ये जो पुराना ये इतिहास है कन्फ्रंटेशन का, उससे भी सबक लेना चाहिए कि इस तरीके के कन्फ्रंटेशनल रूप को अख्तियार करके, अभिमानी बरई साहब अमेरिका क्या रिस्पॉन्स कर सकता है? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ट्रंप ने कही है कि अमेरिका के पेशेंस को टेस्ट कर रहा है ईरान। इसका मतलब क्या है? देखो, ट्रंप साहब क्या करेंगे वो तो मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन अनुमान कर सकता हूं कि कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दे। न्यूक्लियर वेपन मैं नहीं मानता हूं। दो ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ, ईरान की सभ्यता को नस्त नाबूद कर देंगे। लेकिन दूसरा सवाल ये है, उसमें ईरान की बेचारी प्रजा, उसके 9 करोड़ लोगों को क्या हो रहा है। जनवरी फरवरी में ये लड़ाई शुरू हुई, उसके पहले हजारों लाखों लोग वहाँ सड़कों पर आए थे। उनको ये आयतुल्ला रजीम ने, तुम किसको मानो, 42,000 को मार दिया मशीन गन से। जो लड़कियाँ हिजाब ठीक नहीं पहनती थी उसकी खोपड़ी तोड़ दी। उनका जो रेसलिंग चैंपियन था उसको फांसी दी दी क्योंकि उसने उसका विरोध किया था। देखो, उनके ही प्रोमिनेंट लोग हैं जो वो जब विरोध करते हैं तो उनको अमेरिका के जासूस है, इजराइल के जासूस है, ऐसा लगाकर पॉलिटिकल उनको मार डालते हैं। अब विवेक जी देखो, 1970 में ये आयतुल्ला रजीम आया, उसके पहले $1 बराबर 70 रियाल वो करेंसी चलती थी। अब करेंसी क्या चल रही है? ईरान ने अपनी रियाल का अपने आप नई करेंसी बनाई, बोला तोमान। तो 10 रियाल बराबर 1 तोमान। आज चल रहे हैं $1 के बराबर 1,58,000 तोमान या 11,58,000 रियाल। तो उन्होंने देश की बर्बादी की है। उनके पास जो पेट्रोलियम है, गैस है, उसका इस्तेमाल, मिसाइल बनाया, ड्रोन बनाया, हज़बुल्लाह को हथियार दिया, उनको पैसा दिया, हमास को दिया, हूथीस को दिया। तो अपनी प्रजा के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। कल ही रिपोर्ट आया है कि ईरान में इन्फ्लेशन रेट 88.6%। तो उनकी प्रजा को खाना नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं है, और ये बड़ी बड़ी बयान। ठीक है, जल्दी से रिजी साहब से जवाब चाहेंगे सर। रिजी साहब जी, मैं इस बात का पूरी तरह से खंडन करता हूं कि ईरान की जनता परेशान है। बरई साहब से मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूं कि आप एक बार ईरान जाइए, वहाँ के लोगों को देखिए। ईरान में कॉलेजेस बने हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल बनाए गए हैं। 95% वहाँ पर जो है लिटरेसी रेट है लोगों का। एजुकेशन में 70% औरतें वहाँ पर
जो है वो गवर्नमेंट की जो जॉब उनके पास फिर ईरान को ये दादागिरी समंदर में छोड़कर रिजवी साहब कम से कम ऐसे कामों को तो और बढ़ावा देना ये चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि विवेक भाई कि ईरान बिल्कुल खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आपको मैंने कहा ही नहीं ईरान खत्म हो गया, मैंने कब कहा ईरान खत्म हो गया? आपको लगेगा कि दुनिया का खुद आपके जो जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि ईरान इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा, और आप कह रहे हैं कि ईरान तबाह मैं ये कह रहा हूं फॉर द सेक ऑफ वर्ल्ड ईरान को और अमेरिका को होर्मुज को दुनिया के हवाले कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए वो इलाका। आप भी परेशान है आज की तारीख में, आलोक जी भी परेशान है, संजीव जी भी परेशान है, भरत भाई भी परेशान है, हमारे जैसे दुनिया के करोड़ों लोग परेशान है सिर्फ इस वजह से कि भाई होर्मुज खाली नहीं है। आप कहते हैं होर्मुज छोड़ा के क्या है? होर्मुज अगर सिर्फ ईरान का तो बाकी खाड़ी देश क्या करेंगे? वो वहां पर रहना छोड़ दें? देखिए मैटर बहुत सेंसिटिव है, इसलिए इसमें बहस करने की बहुत दरकार है। मेरे पास समय सीमित है, नहीं तो मैं बातचीत और आगे बढ़ाता। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।